अपनी पीठ पे 8वीं 10वीं पास उन नेताओं को जो दूसरी जाति के हैं, जो इस लायक नहीं है, उनको बांध बांध के उठा के राजनीति के चुनाव जितवा रहे हैं। हम ये काम कर रहे हैं हम क्यों? क्योंकि हम अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहे। मैं और मेरे इन युवाओं के साथ मैंने एक बात देखी है, बहुत ऊर्जा है। देश की सेवा, देश का सिपाही तो मैं था। अब मैंने सोचा है कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ, चाहे इस बात को नोट करें, अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने समाज का सिपाही बन के रहूंगा। आज के करीब 70 साल पहले हमें लोकतंत्र का आगाज हुआ और हमारी 2.5 से 3 पीढ़ियां खप गई हैं क्योंकि राज चले गए। और उस समय रिमोट कंट्रोल राजा महाराजाओं के पास था। हम समझते ही नहीं थे कि लोकतंत्र क्या होगा और लोकतंत्र में क्या होगा। आज 70-75 साल के बाद हमने ये पहचाना है कि हमारी ऐसी तैसी हो गई। कोई रुकना, वरना ओढ़ लेना लुगड़ी और पहन लेना चूड़ियां। ये कर्नल केसरी सिंह राठौड़ कह रहा है। मां भगवती की सौगंध, एक अंदर उठ रही है और एक बैठ रही है। अभी तो नया आया हूं, 1 साल हुआ रिटायरमेंट हुए। अगर 5 साल टिक गया तो कईयों की बजीर बुलाऊंगा और घर जा के बुलाऊंगा। जय भगवती। नमस्कार। आरपीएससी में एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो कभी चील और मुर्गियों की कहानी सुनाया करता था। कभी वो भेड़े कहा करता था, किसको चील कहता था, किसको मुर्गियां कहता था, किसको भेड़े कहता था। कभी वो व्यक्ति मन से यह भाषण देता था कि ओढ़ लेना लुगड़ी और पहन लेना चूड़ियां। आखिर कौन था? किसको चूड़ियां पहनने के लिए कहता था? कहता था कि 70-75 साल के बाद हमने पहचाना है हमारी ऐसी तैसी हो गई। अब मैं सिर्फ समाज का सिपाही बनकर रहूंगा। अपनी पीठ पर 8वीं 10वीं पास उन नेताओं को जो दूसरी जाति के हैं, इसके लायक नहीं है, उनको चुनाव जिताए क्योंकि अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाए अपन। आखिर ऐसे व्यक्ति को संवैधानिक संस्था के पद पर बैठा दिया जाए, जो व्यक्ति जिसके पीछे के इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए, अलग अलग मंच पर दिए गए भाषण और पोस्ट एक पर्टिकुलर जाति और नफरत फैलाने वाले पर्टिकुलर जाति से कुंठा से भरे हुए भाषण और उसके पोस्टें थी सोशल मीडिया पर। उस व्यक्ति को जब संवैधानिक संस्था के पद पर बैठा दिया जाए तो लाखों बेरोजगार युवाओं, जिस जाति के खिलाफ उसके भाषण थे, जिस जाति के खिलाफ उसकी पोस्टें थी, उस जाति के बेरोजगार युवाओं को क्या न्याय की उम्मीद है कि उस राज्य की परीक्षाओं में होने वाले इंटरव्यू में और वो व्यक्ति इंटरव्यू पैनल में बैठेगा तो उनको न्याय मिलेगा? अन्याय नहीं होगा, पक्षपात नहीं होगा, जातीय आधार पर नहीं होगा। जब ये पिछले 2 दिन से विवाद छिड़ा हुआ है, आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया कर्नल केसरी सिंह। आखिर ये कर्नल केसरी सिंह कौन है? ये वो कर्नल केसरी सिंह है जिसकी नियुक्ति राजस्थान के तत्कालीन सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नियुक्ति करी थी। नियुक्ति के बाद अशोक गहलोत ने मीडिया में कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मेरी गलती है। जिसने नियुक्ति करी उसने अपनी गलती स्वीकार करी। मामला हाईकोर्ट में पहुंचा, तारीख पर तारीख मिल रही है, फैसला नहीं हो रहा। क्या फैसला कार्यकाल पूरा होने के बाद होगा? तो उस फैसले का क्या औचित्य है? राजनीतिक पार्टियां अक्सर जातिवाद की बात करती हैं, भले ही वो कुछ भी कहें, लेकिन उनके टिकटों का वितरण चुनावी वोट बैंक साधा जाता है, पदों पर बैठाया जाता है, सब कुछ उसी हिसाब से सेटल किया जाता है, चाहे सांसद हो, मंत्री हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, कुछ भी हो। लेकिन जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और यूपीएससी और आरपीएससी जैसी संवैधानिक संस्थानों के पद पर यदि ऐसे जातीय कुंठा से नफरत से भरे हुए भाषण देने वाले व्यक्ति को बैठा दिया जाएगा तो क्या हाल होगा? जब से ये सोशल मीडिया पर पिछले 2 दिन से मंजर छिड़ा हुआ है, जब इसकी नियुक्ति हुई थी तब भी काफी विवाद हुआ। अभी
उसके समर्थक, उस समाज से जुड़े हुए लोग सोशल मीडिया पर दावा कर रहे हैं कि जब से कर्नल केसरी सिंह को आरपीएससी में सदस्य बनाया गया तब से कोई पेपर लीक नहीं हो रहा। इतने बोर्ड का वो अध्यक्षता करी है, उन्होंने इतने छात्रों का इंटरव्यू लिया है, सब कुछ साफ हुआ है। यदि ऐसा है तो क्या जो आरपीएससी का चेयरमैन था तो वो क्या आरपीएससी में च्यवनप्राश खाने के लिए बैठा था? आरपीएससी के अध्यक्ष की भी तो कोई ड्यूटी होगी। जब सदस्य ने ही सारे पेपर बनाए थे क्या, तो अध्यक्ष वहां क्या चाय बिस्कुट खाने के लिए बैठा था? जिम्मेदारी अध्यक्ष की भी होती है, चेयरमैन का कोई रोल होता है पूरी आरपीएससी को कंट्रोल कर। आरपीएससी में बाकी सदस्यों का वैल्यू ही खत्म कर दी, जो इस प्रकार से टीआरपी और पीआर लिख रहे हैं समर्थन में। पेपर लीक तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का भी नहीं हुआ। यह सरकार, भाजपा सरकार और एसओजी की कार्यशैली की देन है, न कि उनकी। क्योंकि जिस प्रकार से ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई आरपीएससी में, रामूराम रायका से लेकर के बाबूलाल कटारा तक को गिरफ्तार किया गया, जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, उसकी देन है भाजपा सरकार, भजनलाल सरकार की कार्रवाई की देन है। सबको जेल से डर लगता है, सब रडार पर रहते हैं। लेकिन अभी हाल ही में राजस्थान के आरपीएससी के अध्यक्ष यूआर साहू जी, जो अभी कार्यकाल जिनका खत्म हुआ है, उन्होंने एक मीडिया में इंटरव्यू दिया, अखबार में छपा कि हमारे पास सिफारिशें आती थी लेकिन हम संविधान के अकॉर्डिंग निष्पक्ष तरीके से काम करते थे। जो उन कर्नल केसरी सिंह के समर्थन में जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, उनसे मेरा सवाल है, जो आरपीएससी के अध्यक्ष रहे, अभी जो रिटायर हो गए, कार्यकाल खत्म हो गया, यूआर साहू जी ने जो बात कही, इस बात की सीबीआई या एसओजी से जांच करवा ली जाए और आरपीएससी में बैठे सदस्य और पूर्व अध्यक्ष जो अभी रिटायर हुए, उन सभी के मोबाइल की कॉल हिस्ट्री निकाल ली जाए और सारा जांच करवा लिया जाए कि कौन सा नेता इंटरव्यू के लिए आरपीएससी में सिफारिश करता था और किस सदस्य के पास सिफारिश करता था, पता लग जाएगा। जो कर्नल केसरी सिंह के समर्थन में दावा कर रहे हैं कि इतने बोर्ड का अध्यक्षता करी, इतने छात्रों का इंटरव्यू लिया, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि उन सभी छात्रों की नाम, जाति के साथ और उनको दिए गए मार्क्स इंटरव्यू में सब पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाए, पता लग जाए कि जिस प्रकार से जातीय कुंठा से, नफरत से भरे हुए भाषण दिए जाते थे, क्या मार्क्स भी उसी प्रकार से दिए गए? पीछे सालों में जो हुए इंटरव्यू में छात्रों से जब बात करते हैं तब बताते हैं कि इंटरव्यू के अंदर मार्क्स सही नहीं मिल रहा। हालांकि उनके पास जानकारी नहीं होगी, हम दावा नहीं करते, लेकिन छोटी भर्तियों के इंटरव्यू में इस बात का अनुभव है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आरपीएससी के पैनल मेंबर के पास नाम डिटेल रहती है। आरएस जैसी भर्ती में नहीं रहती, लेकिन रही है। 2023 का मेरे पास अनुभव है इस बात का। लेकिन ये सारे भाषण आरपीएससी के सदस्य कर्नल केसरी सिंह द्वारा अपनी आरपीएससी के सदस्य से पहले बनने से पहले दिए गए थे, उसके बाद नहीं दिए गए, उसके बाद दे भी नहीं सकते। लेकिन अपने पूर्व में दिए गए भाषण और पोस्टों पर कभी भी प्रायश्चित नहीं किया, कभी भी माफी नहीं मांगी कि गलत है। लेकिन एक पर्टिकुलर जाति के खिलाफ इस प्रकार से भाषण देना, पोस्ट देना, 36 कौमों में से 35 कौमों की बात करना, एक कौम के खिलाफ बात करना, इसकी नियुक्ति करने वाला राजस्थान का तत्कालीन मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत था, जिसने अपनी दुर्भाग्यपूर्ण से इसकी गलती मानी कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये इसकी नियुक्ति हो गई। उन्होंने मकराना की सीट राजनीतिक सियासी हलचल के लिए नियुक्ति करी। लेकिन सवाल है कि उस समय की राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत की कमेटी ने क्या इंक्वायरी करी? जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यूपीएससी, आरपीएससी, संवैधानिक संस्थानों के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, उस समय एक कमेटी होती है, उस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर नियुक्ति होती है। उसके इनपुट लिए जाते हैं कि कितना ईमानदार है, भ्रष्टाचार है, किस प्रकार का आदमी, किस प्रकार की सोच है।
उस आधार पर उस कमेटी ने क्या जांचा? सवाल तो यही खड़ा हो रहा है, क्योंकि राजनेता, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद हो सकता है उनके मन से वो समाज के कहीं पर कैसे भी भाषण दे दें, लेकिन ऐसे भाषण देने वालों को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यूपीएससी और आरपीएससी जैसी संस्थानों में संवैधानिक पदों पर नहीं बैठाया जाता। संवैधानिक संस्थानों में अभी हाल ही में राजस्थान सरकार, भजनलाल सरकार ने 2 आरपीएससी के सदस्य दीपक कुमार शर्मा, डॉक्टर संतोष आनंद की नियुक्ति करी। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आरएसएस के लोगों को बैठा दिया। धन्य कहो कि कम से कम ऐसे लोगों को तो नहीं बैठाया जो स्पेशल तौर पर एक विशेष जाति के खिलाफ नफरत और कुंठा से भरे हुए भाषण देने वाले लोगों को तो नहीं बैठाया। कम से कम आरएसएस में सभी जाति के लोग तो हैं। आपने क्या किया? अशोक गहलोत का बयान नहीं आया, क्योंकि पता है कि अपन क्या कर्म करके गए थे। विशेष तौर पर राजस्थान में जब चर्चा होती है, तब चर्चा होती है कि राजस्थान का एक सियासी सूबे का एक ऐसा मुख्यमंत्री भी रहा है जो स्वयं राजनीति के तौर पर जाटों को ठिकाने लगाने से लेकर के उनकी राजनीति को खत्म करने को लेकर किस प्रकार से कहां किन लोगों को बैठाना है कि उनकी जाट आगे ना बढ़े, उस काम के लिए उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ते हैं कहीं पर भी। आप कौन है पता नहीं, लेकिन आरपीएससी के सदस्य कर्नल केसरी सिंह कि वो भाषण सुने जो मैंने शुरुआत में कहा, वो एक बार आप वो वीडियो जरूर सुने। देश की सेवा, देश का सिपाही तो मैं था। अब मैंने सोचा है कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ, चाहे इस बात को नोट करें, अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने समाज का सिपाही बन के रहूंगा। मैं आज आपसे 2 तरह की बात करूंगा। एक बात जो मेरे युवा भाइयों की पीड़ा मैंने देखी है, जो बेबसी देखी है, जो इन्होंने प्रकट की है, और एक बात जो अगले 10 साल में, जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, जो हमें लोकतंत्र पार्ट 2 लाने वाली है, आने वाली है। आप इस बात को ध्यान से सुनना और सोचना कि क्या यह जरूरी नहीं है कि हम एक साथ एक जगह हो जाएं। छोटी सी एक कहानी सुनाऊंगा क्योंकि मुझे समय 5 मिनट का दिया गया है। एक बाड़ा था गांव में। बाड़ा समझते हैं सब? मैंने थोड़ी, हमारी मारवाड़ी थोड़ी वीक है तो मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूं। एक बाड़ा था गांव में। उस बाड़े में किसी ने मुर्गियां पाल रखी थी। मुर्गी ने बच्चे, अंडे दिए, उसके बच्चे हुए छोटे छोटे चूजे, 15, 20, 25, और उसी में एक खेजड़ी पे एक घोंसला था जिसमें से एक चील का बच्चा गिर गया। वो गिरा मुर्गियों के बच्चों के बीच में। मुर्गी का बच्चा अंडे से निकलते ही उछल के खड़ा हो जाता है, सुंदर लगता है और ची 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 करता और पीछे पीछे भागता है। देखा है सबने? चील के बच्चे को बड़े होने में समय लगता है। चील का बच्चा छोटा होता है तो सुंदर नहीं होता। चील के बच्चे के हाथ पांव में उतनी जान नहीं होती। वो चील का बच्चा अपने आप को उन मुर्गियों के बच्चों के बराबर समझने लग गया, जो आजकल मेरे युवा समझते हैं अपने आप को उन मुर्गियों के बच्चों के बराबर। वो चील का बच्चा ये महसूस करने लग गया कि मैं भी मुर्गी हूं, और गई गुजरी मुर्गी हूं जो उन मुर्गियों के बच्चों के साथ साथ जो उसकी तौहीन करते थे कि देख, तुझसे तो चला भी नहीं जाता, तेरे तो पंख भी नहीं है, तू तो पीछे पीछे घिसट के आ रहा है। ये दुर्दशा मेरे उन युवाओं की है जो अभी मैं देखता हूं। फिर क्या हुआ? समय गुजरता गया, वो चील का बच्चा बड़ा होता गया, पंख आए, मगर मेंटली टूट चुका था वो, जो मकराना में हम टूट चुके हैं। मेंटली टूट चुका था वो। उसको लगता था मैं तो मुर्गी हूं और मैं तो एक अजीब सी मुर्गी हूं। उसे पता नहीं था कि मैं क्या हूं। फिर एक दिन एक चील आई जो उस पेड़ पे बैठी थी, इन्हीं हमारे सरपंचों जैसी, इन्हीं हमारे राजपूत युवाओं जैसी, हमारे कर्नल साहब जोधा जैसी। जिसने पहचाना उसे बोला, अरे भाई, अरे बेटा, तू ये नहीं है जो इनके साथ है, तू अपने आप को पहचान। नहीं पहचान पाया, देखा ही नहीं था कभी उसने। फिर जब उसने उसको समझाया, उड़ के दिखाया और एक हाथ खोल के झापड़ मारना सिखाया, तब उसे समझ में आया वो क्या है। और जिस दिन उस चील के बच्चे ने अपने पंख खोले और एक झपीड़ मारी, तो आप सोच सकते हो उन मुर्गियों के साथ में क्या हुआ। तो मेरे चील के बच्चों, मुर्गियों के बीच पड़ के अपने आप को मुर्गी मत समझने लग जाना। ये जो चीलें उड़ रही है ना छोटी छोटी जगह पे,
इनसे शिक्षा लो, अभी समय आ गया हमें झापड़ मारना है। अब क्या झापड़ मारना है, मैं आपसे वो टेक्निकल बात करूंगा। आज के करीब 70 साल पहले हमें लोकतंत्र का आगाज हुआ और हमारी 2.5 से 3 पीढ़ियां खप गई हैं क्योंकि राज चले गए और उस समय रिमोट कंट्रोल राजा महाराजाओं के पास था। हम समझते ही नहीं थे कि लोकतंत्र क्या होगा और लोकतंत्र में क्या होगा। आज 70-75 साल के बाद हमने ये पहचाना है कि हमारी ऐसी तैसी हो गई। क्यों हो गई ऐसी तैसी? और वो जो बुद्धिजीवी वर्ग ऊपर बैठा है वो भी पहचान गया है कि 5000 साल से 10,000 साल से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग से अगर एक वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, अगर एक समाज में क्षत्रिय को स्थान दिया गया था, युद्ध करने की जगह दी गई थी, अगर वो प्रशासन में थे, एडमिनिस्ट्रेशन में थे, अगर आज 70 सालों से उनको उठाया है या हटाया है, तो वो जो भेड़ें थी जिनके आपने गिन लिए और उनको वहां बिठा दिया। भेड़ों की भीड़ ने जब लोकतंत्र पे कब्जा किया तो आज आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये जो बच्चे कह रहे हैं ये हो रहा है। अब मैं आखिरी में 2 मिनट में आपको कुछ सांकेतिक रूप से टेक्निकल बात बताना चाहता हूं। मैं 21 साल की नौकरी करके आया हूं और मैंने देश के करीब हर राज्य में नौकरी की है और मैं राजनीति और नॉन राजनीतिक बुद्धिजीवियों से जो आईएएस भी हैं, क्षत्रिय समाज के, आईआरएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, उनके साथ बैठा हूं। ध्यान देने की बात यह है, मोदी और योगी जो बीजेपी में हैं, उन्होंने इस बात को समझा है कि 545-42 सीटें हैं लोकतंत्र में, लोकसभा में, उसको 750 करने की जरूरत है। यानी कि वो लोकतंत्र का दूसरा पड़ाव, 1.5 गुना लोकतंत्र बढ़ने वाला है। यानी कि हर चीज का परिसीमन होगा, यानी कि हर पंचायत समिति से लेकर, हर जिले से लेकर, हर राज्य से लेकर देश में 1.5 गुना हर चीज बढ़ेगी 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में। यानी अगर 50% लोकतंत्र तब आया था तो 25% लोकतंत्र अब आएगा। उस टाइम हमारा रिमोट कंट्रोल उन राजा महाराजाओं के पास था, अब हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए। अब आपको यह समझने की जरूरत है, अगले 5 से 7 साल तक अगर साथ नहीं दिखोगे तो फिर बांटे जाओगे, उस तरीके से बांटे जाओगे, लोकतंत्र उस तरीके से परिसीमन करेगा, उठ नहीं पाओगे। आपसे निवेदन करता हूं जो आज सरपंच हैं, किसी पद अधिकारी में हैं, किसी लेवल पर बैठे हुए हैं, कि मेरे इन युवाओं के उस भविष्य के लिए, इस परिसीमन के लिए एक साथ अगले 2.5 से 3 साल दिखना जरूरी है। 70 साल का 5% 3.5% होता है, 70 साल का 10% 7% होता है। कल मेरी मैं नाम नहीं लूंगा, काफी पॉलिटिकल स्टेट लेवल के हैं, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा, कर्नल साहब विश्वास रखो, अगर साथ भी दिख जाओगे ना राजपूत, क्योंकि राजपूत एक ऐसी शक्ति है जिसको संयोजित करना आसान है, उसका आप नेतृत्व करना बहुत मुश्किल है। उसको अगर आप ये कोशिश करो कि हम इसको डायरेक्शन दे देंगे, गाइडेंस दे देंगे, नहीं लेगा। उन्होंने कहा 3.5 साल से और 7 साल में जिनको आप प्रतिद्वंद्वी कह रहे हैं ना, वो अभी 8 है ना, 8, अगली बार 5 या 4 और उसके बाद सीधे जीरो, उसके बीच में नहीं रुकना है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, 1 अंदर देखो, 2 अपने चील के बच्चे जो मुर्गियों के बीच हैं उनको शक्ति दो, जरूरी है, आप लोग दे सकते हैं। 3 अपने बच्चों को बताओ, वो लोकतंत्र आके चला गया, अगले 5 साल में आपको पता भी नहीं लगेगा, कागजों में आएगा, नीतियों में आएगा और 542 की 750 सीटें हो जाएंगी, 15 जिलों से 30 जिले हो गए, आप सिर्फ ये मीटिंगें करते रह जाएंगे। समझाओ, गांव के बच्चों को समझाओ समीकरण क्या होते हैं, बदलाव आएगा, मुझे तो विश्वास है। इसीलिए मैं अब आज से अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, जब तक मैं जीऊंगा, मैं समाज का सेवक बन के रहूंगा। 4 बजा कमेंट करके बताएं, क्या ऐसे व्यक्ति को उस सीट पर बैठाया जा सकता है? उचित है? हो सकता है कि वो बयान दे दे या आ जाए कि सीट पर बैठने के बाद नजरिया बदल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। सोच नहीं बदली जाती इतनी आसानी से। कहना आसान है, ऑफिशियल रूप से बयान जारी करना आसान है, लेकिन इस प्रकार से इतने नफरत भरे भाषण जब दिए जाते हैं, इतनी नफरत एक पर्टिकुलर जाति की होती है, तो सीट पर बैठने से अचानक से एक रात में
महात्मा बुद्ध की तरह है, बरगद के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होकर के गंगा के जल में वॉशिंग मशीन नहीं है जो धुलकर पूरा एकदम निष्पक्ष हो जाता है। बयान देना, ऑफिशियल बात कहना अलग है, लेकिन हकीकत अलग होती है। ये तो तब पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी जब जिस बोर्ड में उन्होंने इंटरव्यू लिए उस बोर्ड के उन कैंडिडेट के मार्क्स उस जाति के साथ आए, तब पता लगेगा कि कितना निष्पक्ष है। पेपर लीक का उनकी सारी भर्तियों के पेपर की बनाने की जिम्मेदारी उनको नहीं दी गई है। कुछ ड्यूटी अलग अलग सदस्यों को, कुछ ड्यूटी आरपीएससी के मेंबर की भी रही है, कुछ ड्यूटी आरपीएससी में बैठे कर्मचारियों की भी रही है। सारा क्रेडिट बाद में और बाकी सदस्य और चेयरमैन को चमन प्रकाश खाने के लिए नहीं बैठे थे, वो जो वहां कुछ नहीं करते थे। लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं। धन्यवाद, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करके बताएं क्या सही है क्या गलत है।